नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चुनाव कार्य में व्यस्तता के कारण मैं लंबे समय के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं और जो मैं ग्रामर के जो नेक्स्ट कंटेंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर मैं आज कुछ बताने की कोशिश करूंगा। मैं देर के लिए क्षमा चाहूँगा। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंतज़ार करते हैं कि सर आपका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, तो उनसे विशेष क्षमा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले जितने भी हमारे वीडियोज़ बने हैं ग्रामर के कंटेंट्स पर, मैंने पिछले वीडियोज़ में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताने का काम किया है, जिसमें नाउन से लेकर के कंजंक्शन तक। मेरा मोटो यही है कि ग्रामर के जितने भी कंटेंट्स हैं सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से बच्चों तक पहुंचाना, उन लर्नर्स तक जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सेंटेंस। सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट आर द काइंड्स। सो जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं एक ग्रामेटिकली इंट्रोडक्शन है कि नाउन के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स आते हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स आते हैं। इसी तरह से हम लोग एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इन आठों का हम लोगों ने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिया था और एक एक करके एग्जाम्पल के साथ, काइंड्स के साथ हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। यदि आप ये अभी तक मेरे जो चैनल पर जो वालों वीडियो नहीं देखे होंगे, डॉक्टर एस.के. प्रसाद के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है, आप वहाँ जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपको दिखेंगे, पहले दिखेंगे। और हो सके तो जो भी आपके आसपास, आपके संबंध में, आपके जान पहचान में जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, जो इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, ये सीखना चाहते हैं, उन तक आप कृपया शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि मैं चाहता हूं कि जो भी मैं ये थोड़ा बहुत मेहनत करता हूं वो मैक्सिमम बच्चों तक जाए। और यही इसी कोशिश से मैं एक प्रयास करते रहता हूं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेंटेंस। जिस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग वर्ड्स का इंट्रोडक्शन देते हैं, वर्ड्स को जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड्स किस ग्रामर के टॉपिक के अंतर्गत आता है। इससे क्या होता है कि जब तक हम इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं वर्ड्स का, तब तक हम ग्रामर के नेक्स्ट या अगले कंटेंट्स तक जो स्टडी करते हैं थोड़ा दिक्कत होता है। जब तक हम जानेंगे नहीं कि किस वर्ड्स को क्या कहते हैं, तो आगे चल कर के बहुत परेशानी होती है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसी कारण से नहीं हो पाता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते हैं। वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं हम देखें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो इंटर में, ये ग्रेजुएशन में हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो भी आकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक्स हैं वो एक तरह से मैट्रिकुलेशन के अंतर्गत ही स्टडी किए जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से पढ़े नहीं रहते हैं। यही रीज़न है कि जो हम लोग जो कंपटीशन के जो टॉपिक जब उठाते हैं तो उन लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो फिर से पढ़ाने पड़ते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, आप वर्ड्स को जानें, सेंटेंस को जानें, इसके बाद टेंस को जानें, और तब आप ग्रामर के किसी भी कंटेंट्स को लेकर के आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। आई थिंक द ऑल कंटेंट्स विल सपोर्ट यू टू हैव द करेक्ट सेंटेंसेज टू गेट द स्किलनेस एंड फ्लुएंसी इंग्लिश लैंग्वेज। सो आप लोगों को अंग्रेजी में जो भी चीज़ें हैं, चाहे जो मेरा मतलब है जो बेसिक चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग वर्ड्स का एक इंट्रोडक्शन लिए थे। आज हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं उसके अंतर्गत किस किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, मैं एक छोटा सा कोशिश करने जा रहा हूँ। तो सेंटेंस, आप जानते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे वर्ड कैसे बनते हैं, लेटर्स को मिला करके बनते हैं, लेकिन उसका भी एक डिफिनीशन है। हम ऐसे ही नहीं कह देंगे कि लेटर्स को मिलाने से शब्द बनते हैं। मतलब कि अक्षरों का एक समूह होना चाहिए, लेटर्स का एक ग्रुप होना चाहिए जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट सेंस हो। इस प्रकार से हमने एक डिफिनीशन छोटा सा लिखा था कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। सिमिलरली वी डिफाइन द सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब यहाँ पर वर्ड्स का ग्रुप हो जाएगा, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक कंप्लीट अर्थ हो, एक कंप्लीट मीनिंग हो। जब तक मीनिंग नहीं होगा हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं।
सामान्यतः स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि शब्दों के मिलाने से सेंटेंस बनता है। ठीक है, वो सही बात है, शब्दों के मिलाने से ही सेंटेंस बनता है। डिफरेंट वर्ड्स एक जगह एक समूह में आते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, लेकिन जब तक उसका कुछ मीनिंग नहीं आता हो तो वो सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। तो डिफिनीशन भी हमारा यही है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो उसको थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense is called a sentence। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप किसी बुक में भी जाएंगे तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मैंने अपने से डिफिनीशन बना दिया। डिफिनीशन होता क्या है कि उस वर्ड को समझने की एक कोशिश होती है कि हम उस कंटेंट्स को, उस टॉपिक को जो हमारे ग्रामर में दिया हुआ है उसको हम लोग जानते हैं और उस सेंटेंस में ही उसका पूरा मीनिंग सेटअप रहता है। आप उसको ठीक से समझेंगे तो सेंटेंस को कभी भी डिफाइन कर सकते हैं कि शब्दों का समूह लेकिन एक पूर्ण अर्थ देता हो, तभी हम सेंटेंस के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। चलिए, तो ये डिफिनीशन हम पहले से भी जानते होंगे। तो हम लोग काइंड्स के अंतर्गत हम लोग इसको अब फिर से जानने का प्रयास करेंगे, या संक्षिप्त में हिंदी में कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक माने अर्थ के साथ सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। चलिए, डिफिनीशन तो आप लोग लिख लेंगे, बुक से भी लिख लेंगे या इस तरह समझ भी रहे होंगे। तो हम लोग मेन जानना है कि सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं, माने सेंटेंस के अंतर्गत किस किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो काइंड्स के अंतर्गत पहला जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम लोग सामान्य वाक्य के अंतर्गत रख सकते हैं, सिंपल जो सेंटेंसेज होते हैं उसके अंतर्गत रख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव और एक होते हैं निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि सेंटेंस कितने होते हैं, तो वो तो 4 या 5 कहीं से रट लेते हैं, बोल देते हैं। लेकिन जब काइंड्स के बारे में डिटेल्स पूछते हैं तो तुरंत कह देंगे असर्टिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, मतलब कि इसके नीचे इसको रख देते हैं। ऐसा नहीं है। असर्टिव का ही 2 पार्ट्स है, अफर्मेटिव और निगेटिव। और 2 पार्ट मीन्स कि कभी भी कोई सामान्य सेंटेंस हम यूज़ करते हैं तो सिंपली एक हाँ में मतलब येस में बोलते हैं, एक अफर्मेशन में बोलते हैं और एक निगेशन में बोलते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वे लोग खेलते हैं, वे लोग नहीं खेलते हैं, यह एक कलम है और यह कलम नहीं है, मतलब कि हाँ में और ना में भी। तो इसका जो बेसिक जो मेन स्ट्रक्चर होता है कि यह सेंटेंस जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट से शुरू होता है। इसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एथिकेट्स है कि सब्जेक्ट से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेकर बताना चाहूँगा कि ही इज़ अ टीचर, वो एक शिक्षक हैं। ही इज़ नॉट ए टीचर, ही इज़ नॉट ए टीचर, वे एक शिक्षक नहीं है। मतलब किसी भी एक सिंपल सेंटेंसेज को, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने का जो तरीका होता है, जो एक रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट लगा के ही बनाते हैं, हम अलग तरीके से बना सकते हैं जो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना ही जानें कि हम इसको नेगेटिव करते हैं तो उसके एक जुलरी भर में नोट का प्रयोग कर देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ही इज़ ए टीचर ने एक सिंपल सेंटेंस लिखा है और ही इज़ नॉट ए टीचर। हम लोग टेंस के भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वे पढ़ाते हैं, ही टीचेज, यहाँ पर लिख देते हैं ही टीचेज, वे पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, ही डज नॉट टीच। जैसा कि डज का प्रयोग कर देते हैं, इस नहीं लगता है, ये हम टेंस में पढ़ाएंगे आगे चल करके। बस इतना ही बताना चाहते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या अनदर वर्ड्स, ये कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं सेंटेंस के लिए। लेकिन सिंपल सा इसको समझने के लिए एक सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और जैसे इसका हम लोग यदि बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग निगेटिव अफर्मेटिव दोनों में ले सकते हैं। और लास्ट में एक फुल स्टॉप, इसका भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस के अंत में जो पंक्चुएशन होते हैं, कहीं देखे होंगे कि फुल स्टॉप होता है, कहीं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, कहीं नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है। तो इस सभी चीज़ें भी उसका इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे कि एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होंगे या प्लस में कॉम्प्लीमेंट होंगे, या ऑब्लिक दे दिए हैं कि या हो सकता है ऑब्जेक्ट ना हो, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो, यानी अनदर वर्ड्स हो।
तो ये हो सकता है। मेन रूप से सब्जेक्ट वर्ब आपको ध्यान देना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस के लिए आपको एटलीस्ट सब्जेक्ट और एक वर्ब कंपलसरी है। तो ये सामान्य सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं, चाहे अफर्मेशन में हो या निगेशन में हो, मतलब हाँ में हो या ना में, दोनों के सामान्य सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यदि मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा तो शायद बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल वे में, ताकि बच्चे कम से कम एक इंट्रोडक्शन के रूप में सेंटेंस के जो 5 काइंड्स हैं उन 5 के बारे में जान जाएं कि असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो भी हो काइंड्स 5, मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बच्चों से, चाहे लर्नर्स जो भी हैं सीख रहे होंगे, तो समझने की कोशिश कर रहे होंगे सेंटेंस जो होता है, जिसमें पहला जो असर्टिव सेंटेंस है 2 तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग टेंस के वाक्य भी ले सकते हैं और सामान्य मतलब सिंपल सेंटेंस भी ले सकते हैं, एक हाँ में एक ना में। तो जैसे ही इज़ अ टीचर, ही टीचेस, ये दोनों हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हो गया ही इज़ नॉट ए टीचर, ही डज नॉट टीच, मतलब कि वे एक शिक्षक नहीं है, वे नहीं पढ़ाते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ टीचर और टीचिंग वाला है, ये कोई भी ले सकते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, मैंने कंटिन्यूस का ले सकते हैं, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, ये हो सकता है। तो कोई भी हाँ में और ना में हो सकता है। सेकेंड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग 2 तरह का इसमें भी लेते हैं सेंटेंस। एक होता है कि कोई भी सेंटेंस जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू हो, एक्जुलरी वर्ब से शुरू वाक्य। हम हिंदी में लिख रहे हैं जानबूझ करके, ताकि साधारण बच्चे भी जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या सामान्य है, वो इजीली समझ सकें, ठीक है। और एक होता है WH क्वेश्चन से शुरू सेंटेंस, WH क्वेश्चन से शुरू वाक्य। मतलब कि यदि किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य को इंग्लिश में, तो उसका सामान्य पहचान यही है कि वह सेंटेंस या तो एक्जुअली वर्ब शुरू होगा या WH क्वेश्चन से। WH क्वेश्चन और एक्जुअली वर्ब क्या मतलब हुआ है, मैं एग्जांपल लेकर बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी सामान्य सेंटेंस, इसी सेंटेंस को यदि हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो इसके एक्जुअली वर्ब को हम पहले कर देंगे। इसका एक्जुअली वर्ब डज होता है, यहाँ पर जो लिखे हैं, ठीक है। वो टेंस के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। इट मीन्स व्हेन यू हैव टू इंट्रोगेट और सिंपल सेंटेंस और एनी सेंटेंस है, यू मस्ट पुट द फर्स्ट एक्जुअली वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट से पहले उस सेंटेंस का एक्जुअली वर्ब यदि सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इट मीन्स कि कोई भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करने के लिए एक्जुअली वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना कंपलसरी है। यदि आप WH क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि वे लोग जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग होता है। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ का इंग्लिश वेयर, और उस दे आर को पहले रखना पड़ता है कि वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि तुम क्या खाते हो, तो जो तुम खाते हो तो यू ईट, और तुम क्या खाते तो व्हाट लगाएंगे, तभी उसका एक्जुअली पहले रखेंगे, व्हाट डू यू ईट, यानी कि यू के पहले डू लगाना कंपलसरी है। मतलब कि एनी हाउ इफ़ यू हैव टू हैव द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यू मस्ट पुट द फर्स्ट एक्जुअली वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एक्जुअली वर्ब बिकॉज कहीं कहीं क्या होता है कि एक से ज़्यादा एक्जुअली वर्ब होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर टेंस में पढ़े होंगे कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जैसे हैज़ बीन। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि एक्जुअली वर्ब को पहले रखना है, तो हैज़ बीन है तो हैज़ बीन दोनों को रखना है कि एक ही को रखना है। तो मैं यहाँ इसलिए मैं फर्स्ट एक्जुअली वर्ब बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि कभी एक से ज़्यादा भी एक्जुअली वर्ब हो तो आपका जो पहला एक्जुअली वर्ब उसी को पहले करना पड़ता है। सब्जेक्ट से पहले सिर्फ और सिर्फ पहला एक्जुअली वर्ब रखना है, इसलिए सबको नहीं रखना है। और बाकी जो डिटेल्स हैं, एक्जुअली वर्ब हो या नॉट हो, सब अपने जगह पर रहेंगे। सिर्फ फर्स्ट एक्जुअली वर्ब सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। मैं एग्जांपल लिखूंगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट मतलब कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक होता है कि वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए WH क्वेश्चन लगा दिए। WH क्वेश्चन का सेंस ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ, वाई, ये सब को हम लोग शॉर्ट में WH क्वेश्चन बोलते हैं। और इसको समझिए आप लोग, WH क्वेश्चन का व्हाई, व्हेन, व्हिच, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम स्पेंड होगा।
व्हाट, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, इस सबको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि वेयर लगा करके, और यहाँ पर सिर्फ एक्चुअली वर्ब। तो देखिए यहाँ पर हो गया कि यू आर रहता है कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है इस असर्टिव का, लेकिन इस आर को मैंने पहले कर दिया कि आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब क्या लगा करके हम बोलते हैं शुरू में, यदि हम सिर्फ एक्चुअली वर्ब को पहले कर दें, यानी कि क्या लगा करके सेंटेंस को बोला जाता है, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो या क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। और यहाँ पर कहाँ, क्यों, कब, कैसे लगाएंगे तो उसका इंग्लिश लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर वेयर लिखें कि आप लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो, या मान लीजिए क्यों खेल रहे हो तो यहाँ पर वाई लिख देंगे, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट। कब क्रिकेट खेल रहे हो तो व्हेन आर यू प्लेइंग क्रिकेट। आप कैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो हाउ आर यू प्लेइंग, मतलब कि कहाँ रहे, क्यों रहे, कब रहे, कैसे रहे, इसका इंग्लिश लिख देंगे। अब फिर उस सेंटेंस का, जिस टेंस का सेंटेंस रहेगा उस टेंस का एक एक्चुअली वर्ब को यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। यहाँ लिखने के बाद बाकी जो हम लोग जो लिखते हैं पूरा कॉम्प्लीमेंट को, ये सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, वो हम लिखेंगे। हमको बाकी जितने भी यहाँ पर रेस्ट वर्ड्स होते हैं सेंटेंस को, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका एक एक्चुअली वर्ब सिर्फ पहले कर देना पड़ता है इंट्रोगेट करने के लिए। तो यहाँ पर होगा एक्चुअली वर्ब, नॉट भी लगाना होगा तो यहाँ नॉट रहेगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ भी यूज होता था पहले, अभी भी होता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल यही होता है। यदि सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं तो ज़्यादा सूटेबल सेंटेंस लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इट मीन्स कि हम लोग इसका भी अफर्मेटिव निगेटिव कर सकते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव मतलब क्या, कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, माने इसका भी निगेटिव हो गया, इसका भी निगेटिव कर सकते हैं। मान लीजिए कि वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट से तुम कहाँ क्रिकेट खेल रहे हो, तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, जैसे कि वेयर आर यू नॉट, यहाँ नॉट लगा देंगे, यहाँ पर नोट लगा सकते हैं कि वेयर आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मतलब कि मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको नॉट लगाना हो या एक्स्ट्रा एक्चुअली वर्ब हो तो सब्जेक्ट के ठीक बाद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्चुअली वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं दूसरे टेंस का सेंटेंस लेता हूँ, जैसे ही हैज़ बीन वर्किंग, वो काम करते रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट लगाना होगा तो यहाँ नॉट लगाएंगे, जैसे ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग, तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे। अब मान लीजिए इसको इंट्रोगेट करना होगा तो सिर्फ हैज़ को बाहर करेंगे, यानी कि हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग, क्या वो काम नहीं करते रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंट्रोगेट करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए हैज़ बीन लिखा हुआ है, यहाँ पर हैज़ नॉट बीन है, इतना सारा एक्चुअली वर्ब, तो हम सिर्फ और सिर्फ हैज़ को पहले करेंगे, माने बिफोर द सब्जेक्ट। सिर्फ हैज़ को पहले कर दें वो इंट्रोगेटिव हो गया। इसका हिंदी हुआ कि क्या वे काम नहीं करते रहे हैं, यहाँ पर क्या वे काम करते रहे हैं, सॉरी यहाँ पर सिर्फ हैज़ रहता, नॉट नहीं रहता, तो क्या वे काम करते रहे हैं, और नॉट लग गया तो क्या वे काम नहीं करते रहे हैं। मतलब उसको निगेटिव करने के लिए मैं निगेटिव का प्रयोग जान मुझे किया कि आपको मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि नॉट को हम इधर बहुत कम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, लगभग मांगे तो सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं, यानी कि हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग। इस तरह से हम इंट्रोगेट करते हैं। अब मान लीजिए कि WH क्वेश्चन हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप WH क्वेश्चन कुछ भी रख सकते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे का इंग्लिश रखिए, फिर हैज़, फिर उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं शुरू में पहले एक्सुलरी वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट रहने पर रहेगा, ज़बरदस्ती नहीं, रहेगा तभी लिखेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि वर्ब जिस फॉर्म में भी हो, टेंस के जिस फॉर्म में भी हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके बाद अदर वर्ड हो सकता है, और लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कि इन नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये तो अवश्य रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ये जो हमारा थर्ड है काइंड्स, वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं हिंदी में इसको आज्ञा सूचक वाक्य, मतलब कि आज्ञा मतलब आदेश, एक तरह से कमांड। तो उस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो इसके चार जो टाइप्स होते हैं, यदि उसको हम लोग ठीक से समझ लें तो इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे। जहाँ तक डिफिनीशन का बात है तो किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जाम में ये कोई डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आता है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सिर्फ समझना होता है, ठीक है। तो
इसीलिए मैं उसके डिफिनीसन पर नहीं जा रहा हूँ। डिफिनीसन यदि लिखना भी चाहते होंगे तो बुक्स, किसी भी बुक में, सिंपल सा बुक्स में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड हो चाहे कोई भी हो, साधारण से बुक में तो डिफिनीसन लिखा रहता है। तो मैं इस पर डिफिनीसन पर काम करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि इंपरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस जिसमें हम लोग आदेशात्मक जो सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे आदेशात्मक में सिर्फ आदेश ही नहीं होता है, उसमें 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन होते हैं मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद आप समझ जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंपरेटिव के अंतर्गत आता है कमांड, कमांड जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। मतलब कमांड मतलब आदेशात्मक, ऑर्डर वाला सेंटेंस। तो ऑर्डर वाला सेंटेंस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम V1 का पहले प्रयोग करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के मैं एक कॉमन एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ इंपरेटिव सेंटेंस का, कि पहले हम लोग V1 को लिखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद फुल स्टॉप। V1 मतलब वर्ब 1, मतलब मूल क्रिया, इसमें कुछ लगेगा नहीं। मान लीजिए कि ING V2 V3 लिखते हैं ना वर्ब का, वो सब कुछ नहीं होगा। जो मूल क्रिया है, प्रिंसिपल वर्ब है, जो बिल्कुल अपनी अवस्था में रहेगी, हम लोग मूल क्रिया पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहने पर, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, आगे जो वर्ड्स रहेंगे उसको लिखेंगे, नहीं रहेगा तो भी नहीं लिखेंगे। बिना ऑब्जेक्ट, बिना अदर वर्ड्स का भी ये सेंटेंस बन सकता है। बोलते हैं कम, यहाँ ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। आदेश दे रहे हैं गो, जाओ, ये भी एक आदेश वाला सेंटेंस है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकते हैं इसके अंतर्गत। यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम लोग नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट साइलेंट रहता है। यू कह सकते हैं आप, जब पूछा जाए कि साइलेंट सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट साइलेंट रहता है तो यू कह सकते हैं, क्योंकि सामने वाला को ही आदेश देते हैं, सेकंड पर्सन को ही आदेश देते हैं, या कोई हम सलाह देते हैं, जो भी करते हैं। तो कमांड वाला सेंटेंस जो होता है वर्ब 1 से शुरू होता है। कमांड और ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई बड़ा, मतलब कि जो सीनियर होते हैं अपने से जूनियर को आदेश देते हैं कि यह काम करो, यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, जो भी करते हैं, तो आदेशात्मक सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं खिड़की बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, या कहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूँ ऑफिशियल, जैसे हम लोग प्रिंसिपल चाहे कोई हेडमास्टर हों, अपने पियून्स को क्या कहते हैं, एक रजिस्टर लाओ। तो एक सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, जैसे ब्रिंग द रजिस्टर, या कहते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो जब इस तरह से आदेश देते हैं तो उसको हम लोग ऑर्डर वाला सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखते हैं, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, तो आदेश। तो यहाँ पर देखिए V1 पहले है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ब्रिंग मतलब लाओ, क्या लाओ, तो रजिस्टर लाओ। बंद करो, क्या बंद करो, खिड़की, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है कि पहले वर्ब 1 होना चाहिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड्स हो, जो भी हो वो लिखा जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं आपका ऑर्डर वाला सेंटेंस होते हैं। इसके बाद आते हैं एडवाइस वाला सेंटेंस, CE। इसको हम लोग देखिए, यहाँ पर CE लिखे हैं, यहाँ पर SE लिखे हैं। इसका भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एडवाइस मतलब परामर्श होता है, एक तरह से सब्सट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। यहाँ पर AC करते हैं तो वर्ब होता है, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब। जब भी हम वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, आप लोग नरेशन में यूज़ करेंगे आगे, तो हम AC यूज़ करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। इसका हिंदी होता है परामर्श, इसको होता है परामर्श देना। यानी कि जो परामर्श वाले मतलब सलाह वाले जो सेंटेंस होंगे इसी तरह के होंगे, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वो मीनिंग पर डिपेंड करता है। क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें हम जानेंगे कैसे कि एडवाइस वाले सेंटेंस है कि ऑर्डर वाले हैं, तो उसका आप हिंदी मीनिंग कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर वाले हैं कि एडवाइस वाले हैं। मैं इसका एक और भी एक टिक बता सकता हूँ, जिसे मान लीजिए किसी को परामर्श देते हैं तो सामने वाले के फ़ायदे के लिए देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कहते हैं कि सुबह सुबह टहलो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो ये आदेश तो हुआ नहीं ना, एक सलाह हो गया। ये हम कहते हैं कि सुबह सुबह चाहे आप ताज़ा फ्रेश एयर लो, ताज़े फल खाओ, ताज़े फ्रूट्स खाओ, या कह सकते हैं कि सड़क पर सावधानी से चलो। तो इस तरह से कुछ परामर्श टाइप का, जैसे कि अच्छे अंक के लिए कठिन परिश्रम करो, तो इस तरह से हम एडवाइस वाले सेंटेंस हम यूज करते हैं कि सामने वाले के एक तरह से बेनिफिट के, सामने वाले के उसके फ़ायदे के लिए हम लोग कोई बात कहते हैं, करने के लिए कहते हैं, तो होता है परामर्श वाला सेंटेंस। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उसके सेंटेंस के हिंदी से क्लियर हो जाता है कि परामर्श है कि आदेश है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम उस तरह का सेंटेंस यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को कहते हैं टेक फ्रेश फ्रूट्स फॉर योर साउंड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मतलब टेक मतलब लो, क्या लो, ताज़ा फल, किस लिए भाई, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो एक हम कॉम्प्लीमेंट डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए V1 से शुरू है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं वॉक केयरफुली
ऑन द रोड, सड़क पर सावधानी से चलो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, टहलो कैसे, चलो कैसे, तो सावधानी से सड़क पर। तो कहीं ना कहीं सावधानी से सड़क पर चलने के लिए बात कर रहे हैं, तो एक परामर्शी हुआ। तो इस तरह से सलाह वाले सेंटेंस होते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है, ये भी वर्ब 1 से शुरू है, ये भी वर्ब 1 शुरू है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड से। इसका हिंदी मीनिंग करेंगे आप तो पता चल जाता है कि एडवाइस है कि ऑर्डर है। इसको कंप्लीट जानना जरूरी है, इसलिए कि नरेशन में, पैसिव वॉइस में या और भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं ग्रामर में, इसको जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये 3 काइंड्स हो गए जिसका मैं इंट्रोडक्शन नहीं, अभी इसमें और है, सॉरी, अभी आपका इम्परेटिव में ही और भी 2 है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम एक नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, जिसको हम लोग वर्ब के रूप में फॉरबिड कहते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना, निषेध, मतलब कि बाध्यता, उसको मना ही कह सकते हैं, अलग अलग हिंदी वर्ड होते हैं। प्रोहिबिशन मतलब कि उसको निषेधाज्ञा, मतलब मना करना, एक तरह से मना के सेंस में। अब वर्ब के रूप में हम फॉरबिड यूज़ करते हैं। मना करने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से जो ऑर्डर वाले सेंटेंस है, एडवाइस वाले सेंटेंस है, उसको निगेटिव कर दीजिए। हम कहते हैं कि खिड़की बंद करो, कहते हैं खिड़की मत बंद करो। हम कहते हैं कि रजिस्टर लाओ, रजिस्टर मत लाओ, यानी कि यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ आओ, यहाँ मत आओ। तो हम लोग निगेटिव कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन या फॉरबिड वाला सेंटेंस। तो अब निगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कहाँ पर नोट लगाते हैं, क्या करते हैं, ये जानना है स्टूडेंट्स। इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी किसी को हम ऑर्डर देते हैं या किसी को मना करते हैं, तो स्वाभाविक है, नेचुरली कि हम वर्ब 1 से शुरू करते हैं। आप V1 के पहले डोंट या नेवर का प्रयोग करते हैं। डोंट, डज नॉट नहीं, डोंट या नेवर, यानी कि मना करते हैं कि मत करो या नहीं करो तो डोंट। एक होता है कभी नहीं करो, तो उसको होते हैं नेवर। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि कभी झूठ मत बोलो, तो कभी नहीं के सेंस में बोलेंगे तो नेवर बोलेंगे, और झूठ नहीं बोलो तो डोंट बोलेंगे। जैसे बोलते हैं कि यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर, ठीक है, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। कहते हैं यहाँ कहीं मत खेलो, तो नेवर प्ले हियर, यानी कि डोंट की जगह नेवर कर देंगे तो कभी नहीं हो जाता है, नहीं तो डोंट का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि डोंट और नेवर लगा करके इस तरह के सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। यानी कि डोंट मेक ए नॉइज, शोरगुल मत करो। नेवर, हम एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, नेवर टेल ए लाई, ये बहुत फेमस सेंटेंस है, इसलिए मैं यूज़ कर देता हूँ। जैसे कि कभी झूठ मत बोलो, यानी कि कभी नहीं के सेंस में नेवर का प्रयोग कर देंगे और नहीं के सेंस में डोंट का प्रयोग कर देंगे। आप गौर से देखें कि फिर V1 और V1 है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ भी वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट है। सिर्फ उसी तरह के सेंटेंस के पहले हम डोंट या नेवर का प्रयोग कर देते हैं। चलिए, निगेटिव हो गया। इसी में हम लोग इंट्रीटी आता है लास्ट, इंट्रीटी। इंट्रीटी मतलब होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। इंट्रीटी मतलब होता है निवेदन के साथ किसी बात को कहना। यह हो गया विनती या निवेदन, ये निवेदन करना। वर्ब के रूप में हम रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि यही सेंटेंस है, हम एक पोलाइटली, एक शिष्टाचार के नाते डिसिप्लिन वे में किसी को कोई बात कहते हैं तो प्लीज़ काइंडली लगा करके बोलते हैं। कभी कभी देखे होंगे क्लास में भी जो हमारे अच्छे टीचर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं या बड़े लोग होते हैं, वो भी निवेदन के साथ स्टूडेंट्स को कहते हैं कि प्लीज़ बी सीटेड, कृपया बैठा जाए, यानी कि हम लोग प्लीज़ बैठ जाइए आप लोग। तो हम लोग प्लीज़ या काइंडली का वर्ड यूज़ कर देते हैं हम लोग निवेदन के साथ कहने के लिए। यानी कि इसी सेंटेंस को, जिससे मान लीजिए आदेश देते हैं किसी को, एक गिलास पानी लाओ, तो एक होता है कि र्यूडली ये कह सकते हैं कि एक कि सीनियर हैं, जूनियर को हम आदेश दे रहे हैं, लेकिन उसी को हम लोग थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखा दें, एक नम्रता दिखा दें, एक शिष्टाचार दिखा दें, कहते हैं कृपया एक गिलास पानी ला दीजिए। तो कृपया लगा देते हैं या काइंडली, मतलब प्लीज़ लगा दें या काइंडली लगा दें, उसको हम लोग निवेदन के साथ कहने की शिष्टाचार है, तो उसको हम लोग इंट्रीटिव वाला सेंटेंस या रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस कहेंगे। माने इसी तरह का सेंटेंस को यदि हम प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग, जैसे यहाँ पर हम लोग निगेटिव करने के लिए डोंट या नेवर का प्रयोग किए, तो यहाँ पर प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग करेंगे। जैसे कि प्लीज़, तब प्लीज़ कहते हैं या किसी से कुछ मांगते हैं, जैसे हम कहते हैं प्लीज़ थोड़ा अपना कृपया करके अपना कलम दीजिए हमको लिखने के लिए, तो यानी कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। काइंडली सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कहिए। तो इस V1 के पहले हम क्या किए, यहाँ पर निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट के साथ कहने के लिए हम लोग काइंडली का प्रयोग करिए, प्लीज़ का प्रयोग कर दिए। यानी कि इसी प्रकार सेंटेंस यही है। इसको हम मान लीजिए कि यही सेंटेंस है आपका इंपोरेटिव। यदि हम डायरेक्ट कहते हैं कि ब्रिंग द रजिस्टर, तो आदेश हो गया। इसी में हम मना कर डोंट लगा दें तो निगेटिव हो गया, प्लीज लगा दें तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया। लेकिन नेचुरली क्या होता है कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार के होते हैं। मना करने वाले सेंटेंस इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो
कुल मिलाकर के देखिए टोटलिटी में कि हम इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब 1 से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, यही मेन स्ट्रक्चर है। मना करने के लिए या किसी को प्रोहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डोंट नेवर का प्रयोग करते हैं, और निवेदन के साथ कहने के लिए प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग करते हैं। ये हमारा 3 काइंड्स कंप्लीट हो गया। हम लोग आते हैं 4th काइंड्स पर। इसको मैं मिटा देता हूँ। यदि आप लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। वैसे मेरा मोटो ये है कि थोड़ा बहुत डिस्कशन करके समझाना, ताकि बात आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए। लिखने के लिए तो बहुत सारे बुक्स पढ़े हुए हैं, नोट्स पढ़े हुए हैं, मेन समझना है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारा 4th टॉपिक है, 4th टॉपिक में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि मैं चाय पीना चाहता हूँ, मेरी पटना जाने की, दिल्ली बॉम्बे जाने की इच्छा है, या बहुत सारा चीज़ ये करने की इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं है सर। ये वो इच्छा सूचक वाक्य नहीं है, वो चल जाएंगे सिंपल में, असर्टिव सेंटेंस में चले जाएंगे। इच्छा सूचक वाक्य से ये मतलब है कि आप किसी के प्रति कौन सी कामना रखते हैं, मतलब कि शुभ इच्छा, शॉर्ट में कहिए तो अशुभ इच्छा, या किसी को कह सकते हैं कि हम आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं या विश करते हैं, उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। या किसी को शाप देते हैं, कभी कभी देखे होंगे गाली गलौज होता है तो किस किस तरह से मैंने दुश्मनी में हम क्या बोल देते हैं, तुम्हारा ये हो जाओ वो हो जाओ। आप देख सकते हैं कि गांव में कैसे महिलाएं झगड़ा करती हैं और एक से एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करती हैं। खैर जोक सपाट। जैसे यहाँ पर हम लोग 2 तरह का सेंटेंस देखते हैं, एक होता है विश वाला सेंटेंस, एक होता है कर्स वाला सेंटेंस। इस विश के साइड में एक ब्लेस भी मैं लिख देता हूँ, ताकि विश और ब्लेस में अंतर है। ब्लेस हम बड़े छोटे को कर सकते हैं, विश किसी को किया जा सकता है। यहाँ पर दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि विश हम किसी को कर सकते हैं, बड़े छोटे बुजुर्ग किसी को भी, लेकिन ब्लेस हम बड़े हैं तो छोटे को ही कर सकते हैं, बड़ों को ब्लेस नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नरेशन में, ठीक है। तो विश वाला सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे मे यू लिव लॉन्ग, बहुत ही फेमस सेंटेंस है, मे यू गेट सक्सेस। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है कि शुरू में मे लगाते हैं और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हिंदी वाला जो खड़ी पाई नीचे में बिंदी जो होता है, इसको हम लोग नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो ज़्यादा विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी वर्ड में नहीं जाना है, इतना ही समझिए कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है और मे है, क्योंकि हर मे से शुरू सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से कर्स वाला सेंटेंस भी, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी बिना मे का ही बनता है। जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट में हम बोल देते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे। मान लीजिए कि हम कहते हैं हैव ए नाइस जर्नी, हैव ए नाइस जर्नी। तो इस तरह से हम लोग वर्ब से भी डायरेक्ट हम यूज़ कर देते हैं शॉर्ट में, लेकिन इससे कहने का भाव को समझना होगा कि हम किसी को विश कर रहे हैं कि कर्स कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो सेंटेंस होंगे, एक्चुअली लास्ट में तो एक्सक्लेमेशन रहेंगे ही, इसमें मे साइलेंट होता है। जैसे मान लीजिए गॉड ब्लेस यू है तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू, यहाँ पर मे यू साइलेंट है, मे यू हैव ए नाइस जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। गॉड ब्लेस, भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपको ब्लेस्ड करे। तो इस तरह से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसी के अपोजिट में हम लोग ऑप्टेटिव मतलब कर्स भी दे सकते हैं। हालांकि कर्स वाला सेंटेंस लिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मुझे तो लिखना पड़ेगा ही। जैसे मे यू फेल इन योर एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि मे यू डाई यंग, तुम जवानी में मर जाओ। और वैसे ऐसे सेंटेंस कौन लिखेगा भला, अजीब लगता है। फिर भी जानकारी के लिए कि आपको जानना चाहिए कि हम किसी को भी शाप देते हैं वो भी आता है ऑप्टेटिव में, किसी को ब्लेस विश करते हैं वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। तो इसका स्ट्रक्चर यही है कि जनरल स्ट्रक्चर कि मे से शुरू होता है और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य रहेगा। यहाँ पर मैंने बताया कि कभी कभी मे को साइलेंट कर दिया जाता है, कुछ सेंटेंसेस शॉर्ट में बोल दिए जाते हैं, तो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। और फाइनली जो हमारा जो अंतिम है 5 नंबर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य। ये भी 2 तरह का होता है, एक तो शुरू होता है कि पहले हम एक इंट्रोडक्शन लिख देते हैं और तब सेंटेंस बोलते हैं। पहले इसको समझिए क्या होता है। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे कि दुख, घृणा, खुशी, प्रशंसा, तकलीफ, दुख, एहसास,
ये सब एहसास वाले जो वर्ड्स निकलते हैं सडनली, उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। जो वाव, हिप हिप, फाई फाई, हुर्रा, ये सब खुशी, घृणा और प्रशंसा वाले जो वर्ड निकलते हैं, वेल डन, ब्रेव हो, इस तरह के वर्ड जो होते हैं इंट्रोडक्शन होते हैं। लेकिन उससे जुड़े हुए जो सेंटेंस होते हैं जिसमें दुख शामिल हो या खुशी शामिल हो या घृणा हो या प्रशंसा हो, इस तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के भी दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये होता है कि कोई एक इंट्रोडक्शन बोल के तब सेंटेंस बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल देते हैं अलास हिज मदर इज डेड, मतलब कि दुख व्यक्त करने का तरीका है, अलास बोल करके तब उसकी माँ मर गई। जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि हिप हिप, हिप हिप वी हैव वोन द मैच। थोड़ा सा राइटिंग समझ में नहीं आएगा, थोड़ा तेज मैं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने। हिप हिप, हम लोग मैच जीत गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से उससे जुड़े हुए एक सेंटेंस लिख दिए जाते हैं। यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं रहेगा, जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। और जो हमारा सेकंड तरीका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखने का, वो होता है जैसे व्हाट ए, हाउ, सच, सच ए, इस तरह के मतलब स्टार्ट होंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन होंगे लास्ट में। जो व्हाट ए, हाउ, सच से शुरू होते हैं सेंटेंस ना, तो इसके अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल फिगर इट वाज, कितना भयानक दृश्य था। कितना मतलब कितना है कि 5 किलो। यहाँ पर कितना मतलब कहने का तरीका होता है, नहीं बोलता कि अरे कितना कैसा आदमी है वो, क्या आइडिया है। अभी एक अभिषेक बच्चन का प्रचार आता है कि व्हाट एन आइडिया सर जी, तो ये सब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। व्हाट एन आइडिया सर जी मतलब कि ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि आइडिया क्या है, पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है। बताने का सेंस मतलब कि कितना बढ़िया आइडिया है, कितना बढ़िया विचार है, इससे कहने का सेंस ये है। उसी तरह से हम व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज बोलते हैं, इतना मतलब कितना सुंदर दृश्य है यह, क्या सुंदर दृश्य है यह, ऐसे इससे कहने का मतलब ये होता है। यानी कि क्या लगा कर बोलिए काउ, जिसे हम बोलते हैं सच वाला भी लिख देते हैं। जैसे कि सच है ग्रेट मैन गांधी जी वाज, माने कितना महान थे गांधी जी, माने क्या महान गांधी जी थे। तो एक माने गांधी जी की महानता को दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम एक भयानक दृश्य की एक एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं कि कितना भयानक दृश्य था, यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य है। तो इस तरह से हम कितना कैसे लगा करके बोलते हैं, लेकिन उसका भाव ये होता है ना कि या तो तारीफ़ कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं या घृणा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक भाव झलकता है। प्रश्न नहीं है, ये नहीं कि व्हाट हाउ सच लगा दिए तो प्रश्न हो गया, प्रश्न नहीं है, वो तारीफ होता है। जैसे बोलते हैं किसी को क्या आदमी हो यार, मतलब क्या आदमी, मतलब मैंने बहुत अच्छे आदमी हो या बहुत आश्चर्यजनक आदमी है। तो इस तरह से एक भाव को व्यक्त करने के लिए हाउ, व्हाट, सच जब यूज़ करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पांचों काइंड्स के हमने थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश किया। हालांकि बाहर बहुत शोरगुल हो रहा है तो मैं ज़्यादा वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ और थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है। तो खैर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो को शांतिपूर्वक रात में उसको मैंने बनाऊँ और ताकि लाउड ज़्यादा ना हो। और मैं अब कंसिस्टेंट काम करूँगा। चुनाव लगभग ख़त्म होने को है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी मैंने समय निकाल कर मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाने चाहिए। तो मैंने सेंटेंस को और सेंटेंस के पांचों काइंड्स को एग्जाम्पल के साथ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आप लोग बुक से स्टडी कर लेंगे, थोड़ा बहुत मेरी जो समझाए हुए चीज़ें हैं उसको फॉलो करेंगे। यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत लगे कि कुछ सजेस्ट करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के थोड़ा बहुत सजेस्ट कर लेंगे, तो मैं देखूंगा, मुझे लगेगा कि मुझे ये सुधारना चाहिए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।